अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। शाम को ऑफिस से घर वापस आते हुए मेरी रास्ते में शकूर के साथ मुलाकात हो गई थी। शकूर मेरा कॉलेज टाइम का दोस्त था। बातों बातों में वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। शकूर की अभी तक शादी नहीं हुई थी। वो अभी तक कुंवारा था। इसके साथ बात करते हुए मेरे जहन में एक अजीब सा ख्याल आया था और मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर अमल दरामद भी कर लूं। एक पल को ये काम करते हुए मेरा दिल कांपा था, मगर फिर मैंने अपने दिल को समझा लिया। शकूर को मैंने दावत का कहकर घर में ले आया था और फिर खाना खिलाने के बाद मैं इसे अपने कमरे में लेकर आ गया। सामने ही मेरी बीवी बैठी हुई थी। आज उसने अपने चेहरे को मेकअप से सजाया हुआ था। उसने काले रंग का लिबास भी पहना हुआ था, जिसमें इसकी गोरी रंगत खूब दमक रही थी। वो बेतहाशा हसीन लग रही थी। शकूर ने इसे देखा तो देखता ही रह गया था। तभी मैं शकूर को कमरे से बाहर निकाल कर ले आया और इसे कहने लगा कि आज की रात तुम इससे जो फायदा उठाना चाहते हो उठा सकते हो। तुम्हें इस चीज की इजाजत है। उसने मुझे हैरत से देखा और कहने लगा कि ये लड़की कौन है और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। इसकी बात सुनकर मैंने गहरा सांस लिया और उसे कहने लगा कि तुम्हें इस चीज से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। ये जो भी है, मेरी जो भी लगती है, बेफिक्र रहो। तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं बनेगा। तुम अपना काम करो और जाओ। ये सुनकर वो खुशी से खिल उठा था और फौरन से ये सब करने के लिए तैयार हो गया था। उसे मैं अपने कमरे में लेकर आया और खुद सामने सोफे पर बैठकर वो मंजर देखने लगा। शकूर को मैंने मना किया था कि तुमने अपनी जुबान नहीं खोलनी, कुछ भी हो जाए तुम इसके सामने कुछ भी नहीं बोलोगे। शकूर ने मुझसे वादा कर लिया और ऐसे ही हुआ। मेरी बीवी शर्माई शर्माई सी थी और इस अंदाज में वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो ये समझ रही थी कि इसके साथ ये सब करने वाला मैं हूँ, मगर वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इससे इंतकाम लेने के लिए इस हद तक भी गिर सकता हूँ। इसने निहायत खुशदिली से अपना आप शकूर के सुपुर्द कर दिया था, ये जाने बगैर कि इसके साथ और नहीं बल्कि गैर मर्द है। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इसके साथ क्या कर चुका हूँ और आगे मजीद क्या करने वाला हूँ। इसके बाद मैं कितने ही लोगों को घर में लेकर आया। वो मेरे ही सामने मेरी बीवी के साथ ये सब कुछ करते थे और मैं निहायत मज़े से देखता रहता था। इस सब से मेरी अना को तस्कीन पहुंचती थी। मुझे लगता था कि मैंने इससे अपनी बेइज्जती का इंतकाम ले लिया है, अपना बदला पूरा कर लिया है और वो निहायत खुश थी। उसे आज तक ये महसूस नहीं हो सका था कि ये लम्स मेरा है या किसी और का, मगर अब वो हिचकिचाने लगी थी, परेशान होने लगी थी, जैसे इसे शक होने लगा था। इस दिन मैं अपने एक दोस्त के कज़न को भी घर में लेकर आया। मेरे घर में आने वाले सब लोग इस बात से बेखबर थे कि ये मेरी बीवी है। इनसे मैंने इसका तारुफ मुलाजमा कहकर करवाया था। एक दिन मैं अपने बॉस को खुश करने के लिए घर में लेकर आया था। एक तो मैं अपनी प्रमोशन करवाना चाहता था और दूसरा अपनी बीवी से इंतकाम भी लेना चाहता था। मैं एक तीर से दो फायदे हासिल करने की चाह कर रहा था। जब बॉस को मैं कमरे में लेकर आया तो मेरी बीवी को देखकर बॉस के मुंह में पानी आ गया था। वो बहुत ज्यादा खुश थे। मेरी बीवी न जाने क्यों अब हिचकिचाने लगी थी। वो घबरा रही थी। जूं जूं बॉस उस पे हावी होते जा रहे थे, वो पीछे हट रही थी और मज़ाहमत भी कर रही थी। ये देखकर मेरे बॉस को गुस्सा आ गया और वो इसके साथ ज़बरदस्ती करने लगे थे। बॉस के गुस्सा आने की एक वजह ये भी थी कि मैं इनसे बहुत बड़ी रकम भी ले चुका था और अब जब मेरी बीवी नखरे करना शुरू हो गई तो वो मेरे मना करने के बावजूद भी इसे गुस्से से कहने लगे कि मैंने तुम्हारी कीमत अदा की है, इसलिए तुम आराम से रहो, ज्यादा नखरे मत दिखाओ मुझे, तुम जबरदस्ती करने पर मजबूर कर रही हो मुझे। बॉस का ये कहना ही था कि मेरी बीवी का रंग पीला पड़ गया। वो चीखने चिल्लाने लगी, वो मुझे बुलाने लगी थी और मैं पास होकर भी खामोश बैठा हुआ था। सोच रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकलूंगा। अब उन्होंने मेरी बीवी के मुंह पर हाथ रख दिया और फिर जबरदस्ती करने के बाद वो वहां से चले गए थे और दरवाजा बंद करने के बाद जब मैं वापस पलटा तो मेरी बीवी बुरी तरह से रो रही थी। मैं इसके पास जाकर बैठ गया और कहने लगा, क्या बात है, आज इस तरह से क्यों पेश आ रही हो। तभी वो मेरा हाथ झटक कर कहने लगी कि अभी यहाँ पर कौन था, वो कौन था जो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद था।
جو میری عزت کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ مجھے پتا ہے وہ آپ نہیں تھے۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ جانتی ہو کیسی فضول بات کر رہی ہو؟ میرے علاوہ یہاں پر اور کون ہو سکتا ہے؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ پہلے مجھے اس بات پر شک تھا، مگر اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرے پاس صرف آپ نہیں آتے بلکہ دوسرے لوگ بھی آتے ہیں، کیونکہ آپ کی خوشبو ان لوگوں سے مختلف ہوتی ہے، آپ کا لمس ان سے مختلف ہے، اور آج نہ جانے وہ کون تھا جس نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ اگر وہ یہ بات دادی کو بتا دیتی تو میرے لیے بہت بڑی مصیبت بن سکتی تھی۔ تبھی میں اپنے دل کو بہت مشکل سے منایا اور اسے خاموش کروا دیا، اسے بہلانے پھسلانے لگا تھا۔ وہ بھی میری باتوں میں آ گئی۔ میں جانتا تھا کہ میں کن دقتوں سے اس سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کے شرماتے مسکراتے چہرے پر تیزاب پھینک دوں، اس کا منہ توڑ دوں۔ مجھے اس سے اس قدر نفرت تھی جس کا وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تھی، اور میں اس نفرت میں بہت آگے تک بہہ گیا تھا۔ کتنے ہی مردوں کو میں گھر میں لے کر آیا تھا اور اپنی ہی بیوی کو ان کے سامنے کھلونا بنا کر پیش کر دیا تھا۔ جب بھی کوئی مرد اس کو چھوتا تھا تو میرے دل میں تسکین کے جذبات ابھرنے لگتے تھے، اور میں یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا تھا کہ میں نے اس سے اپنا انتقام لے لیا تھا۔ کچھ دن کے لیے تو میری دل میں لگی ہوئی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی تھی، مگر پھر کچھ دن کے بعد جب میرا دل پھر سے جلنے لگتا تو میں پھر سے اسے کسی اور کے سامنے ٹرے میں رکھ کر پیش کر دیتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں اپنے آفس کے کاموں میں مصروف تھا۔ میرا دوستوں میں آنا جانا بہت کم تھا۔ اس دن جب میں گھر آیا تو میری بیوی بیڈ پر بے ہوش حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ پہلے تو میں نے اس کی پرواہ نہیں کی، اپنے کام میں مصروف رہا، مگر کافی دیر تک جب اسے ہوش نہیں آیا اور میرے بلانے پر بھی وہ نہیں اٹھی تو میں پریشان ہو گیا اور پھر اسے اٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، مجھے صرف اپنی دادی کی پرواہ تھی کہ اگر انہیں میری بیوی کی طبیعت خرابی کے بارے میں پتہ چلا تو وہ یہ جان گئیں کہ میں نے اس کا خیال نہیں رکھا تو وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گی، کیونکہ 2-4 دن کے بعد دادی نے یہاں پر کچھ دن رہنے کے لیے آنا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے یہاں پر ایسی ویسی کوئی بات ہو جائے۔ اپنی بیوی کو اٹھا کر جب میں اسپتال میں لے کر گیا تو ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کرنے کے بعد بتایا، اور مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ جسے سن کر زمین آسمان میری نگاہوں کے سامنے گھوم گئے تھے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میرے ابو کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میری ماں نے دوسری شادی کر لی تھی اور دوبارہ کبھی اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ مجھے میری دادی کے پاس ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ دادی امی کو سخت ناپسند کرتی تھیں۔ میں چھوٹا سا تھا، سب اپنی ماں کے بارے میں لوگوں کو عجیب عجیب باتیں کرتے ہوئے سنتا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ میری ماں نے اپنے چھوٹے سے بیٹے کی بھی پرواہ نہیں کی، اسے اکیلا چھوڑ دیا اور اس عمر میں دوسری شادی رچا لی۔ شادی کے بعد بیٹے کو پوچھا تک بھی نہیں۔ لوگ میری ماں کے کردار پر بات کرتے تھے اور اسے برا بھلا بولتے تھے۔ بچپن سے لے کر اب تک میں یہی باتیں سن سن کر بڑا ہوا تھا۔ میرے دل سے عورت ذات کی عزت اور احترام نکل گیا تھا۔ میں لڑکیوں کو کھلونے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ دادی نے ہی مجھے پڑھایا لکھایا تھا اور دادی نے ہی میری تربیت کی تھی۔ وہ میری سوچ کو بدلنے کے لیے بہت کوششیں کرتی تھیں، مجھے بہت کچھ کہتی تھیں، بہت سی نصیحتیں کرتی تھیں، جنہیں میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتا تھا۔ یوں بھی مجھے یہ باتیں بور لگتی تھیں۔ انہی دنوں میری بیوہ پھپھو کو ان کے سسرال والوں نے شوہر کے انتقال کے بعد گھر سے نکال دیا تھا۔ ان کے شوہر کی جو بھی جائیداد تھی اس پر ان کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ پھپھو کو یہ کہہ کر نکال دیا کہ ان کے شوہر نے تمام جائیداد اپنے بھائی اور بھتیجوں کے نام کی ہے۔ اس جائیداد کے انہوں نے جعلی کاغذات بنوا لیے تھے۔ پھپھو ان کو بددعائیں دیتے ہوئے بیٹی کو لے کر اپنی ماں کے گھر آ گئی تھی۔ ہر وقت انہیں اپنی بیٹی کی فکر ستائے رکھتی تھی اور بیوگی کا غم بھی کھائے جا رہا تھا۔ انہی دنوں جب ان پر ہر طرف سے غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا، ایک اور بری خبر ان کی منتظر تھی۔ ان کی بیٹی سارہ کالج سے واپس آ رہی تھی جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کی نظر چلی گئی تھی اور وہ دیکھنے کی حس سے محروم ہو گئی تھی۔ دادو اور پھپھو ہر وقت اس کی وجہ سے پریشان رہتی اور بات بات پہ روتی رہتی۔
इतने पैसे नहीं थे कि सारा का इलाज करवाया जा सके। मैं इस वक्त अपनी पढ़ाई में मसरूफ था, साथ साथ नौकरी भी ढूंढ रहा था। मैं इनके रोने से कोफ्त में मुब्तला हो जाता था। मुझे ये रोने धोने वाली औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं अपने खानदान की लड़कियों से फासले पर ही रहता था, उनकी तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा था, और बाहर की लड़कियां मेरे लिए टिश्यू पेपर से ज्यादा हैसियत नहीं रखती थी। मगर अब एक लड़की से मैं मोहब्बत में मुब्तला हो गया था और उसके लिए संजीदा हो गया था। दूसरी तरफ मुझे सारा से उलझन होती थी। मुझे ऐसे लगता था कि जैसे सारा मुझे पसंद करती है। इसकी नजरें हर वक्त मेरा तवाफ करती रहती थीं, जिससे मैं कोफ्त में मुब्तला हो जाता था। और अब जब इसकी नज़र चली गई थी तो एक तरह से मैंने इत्मीनान का सांस लिया था। अब मुझे इसकी घूरती हुई नज़रों से निजात मिल गई थी। मैं ज़्यादातर अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहता था। मेरा मकसद डिग्री हासिल करके कोई अच्छी सी नौकरी करने का था, और फिर डिग्री मुकम्मल होने के साथ ही मुझे बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई थी। मेरी रिहाइश गांव में थी, मगर अपनी जॉब की वजह से मैंने शहर में रिहाइश इख्तियार कर ली थी और कभी कभार गांव में दादी से मिलने जाता था। इस दिन भी मैं दादी से मिलने गया हुआ था। गर्मियों का मौसम था और बिजली गई हुई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं कमरे से बाहर निकलकर टहल रहा था और साथ हस्बे मामूल गुनगुना रहा था। तभी मुझे सारा के कमरे से चीख की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की थी। तभी दोबारा से चीख की आवाज़ गूंजी थी। अब की बार मैं इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सका था। इसकी आवाज़ में दर्द था, तकलीफ थी। तभी मैंने दीवार से किसी को फलांगते हुए देखा। वो जो कोई भी था भाग गया था। इसको छोड़कर मैं फौरन से सारा के कमरे में गया। सारा बुरी तरह से घबराई हुई थी, चिल्ला रही थी। मैंने कमरे की लाइट ऑन की। इसका लिबास जगह जगह से फटा हुआ था। मैं उसे देखकर नजरें चुरा गया और इससे पूछा, क्या हुआ है? किसने किया ये सब कुछ? कौन था वो? उसने मुझे जोरदार धक्का दिया और चिल्लाने लगी। अगले ही पल दादी और फुफ्फो वहां पर पहुंच गईं। जब इसके चिल्लाने का सबब पूछने लगी तो उसने उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया और कहने लगी कि मैंने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। दादी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने मेरे मुंह पर पैर दर पे थप्पड़ मारे और फिर जबरदस्ती इसकी शादी मुझसे करवा दी। दादी की जज्बाती ब्लैकमेलिंग में आकर मैं ये शादी करने पर मजबूर हो गया था, मगर मैंने सोच लिया था कि मैं इसे कभी भी सच्ची खुशी नहीं दूंगा। मैं अपने साथ ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की को पसंद करता था और सारा की वजह से मुझे अपनी पसंद से दस्तबरदार होना पड़ा था। शरीका हयात के हवाले से मैंने हमेशा यही ख्वाब देखा था कि जो कोई भी हो मेरे साथ शान से चल सके और हर परेशानी में, तकलीफ में मुझे सपोर्ट कर सके। मगर सारा ने मुझे सपोर्ट क्या करना था? वो तो उल्टा मुझ पर ही बोझ थी, और इस बोझ की वजह से मैं खुद को पहाड़ के नीचे दफन महसूस कर रहा था। जब इसे रुखसत करवाकर घर आया तो मैं लाउंज में गुस्से से आकर बैठ गया था। मेरा इस वक्त कमरे में जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, और इस वक्त मुझे दिल कर रहा था कि सारी दुनिया को ही आग लगा दूं। अपनी नई नवेली दुल्हन से मुझे बेतहाशा नफरत महसूस हो रही थी, जो कमरे में बैठी सजी संवरी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने कोफ्त से अपना सर झटका। वो क्या समझ रही थी कि मैं इसके कदमों में गिर जाऊंगा और माफ करके हंसी खुशी जिंदगी गुजारूंगा? तो वो गलत थी। वो कभी भी मेरे दिल में अपनी जगह नहीं बना सकती थी। वो मेरी जिंदगी में जिस तरह से शामिल हुई थी, उसे सारी जिंदगी इस चीज का तावान अदा करना था। मैं इन्हीं सोचों में बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। तभी दादी की आवाज सुनकर मैं हड़बड़ाकर उठकर खड़ा हुआ। तुम अभी तक यहीं पर हो? अपने कमरे में नहीं गए? बच्ची तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। दादी की बात सुनकर मैंने सर झटका। आपने कहा था शादी कर लो, मैंने शादी कर ली। अब आप इससे ज्यादा मुझसे क्या तवक्को कर रही हैं? दादी गुस्से से कहने लगी कि तमाशा मत लगाओ, घर में मेहमान आए हुए हैं, फौरन से अपने कमरे में जाओ। मैं नहीं चाहती कि किसी को कोई बात बनाने का मौका मिले। तभी कुछ खवातीन मेहमान वहां पर आ गईं और रात के इस पहर मुझे और दादी को बहस करते हुए देखा तो वहीं पर खड़ी हो गई। मजबूरन मुझे अपने कमरे में आना पड़ा। सामने ही वो सजी संवरी सी मेरा इंतजार कर रही थी। ये सच था कि वो बहुत ही ज्यादा हसीन थी, मगर मेरे दिल में इसके लिए जिस कदर नफरत थी, मैं इससे कभी मोहब्बत कर ही नहीं सकता था। तभी मैं कपड़े उठाकर वॉशरूम में चला गया और फिर कपड़े बदल कर मैं इसकी तरफ करवट बदल कर सो गया था। न जाने मैंने इससे बात की, ना ही उसे देखा,
3 दिन तक दादी यहीं पर रहीं। फिर जहाँ से जा रही थीं, तो जाते-जाते मुझे हज़ारों नसीहतें कर रही थीं, जिन्हें मैं बेज़ारी से सुन रहा था और मेरा इनमें से किसी नसीहत पर अमल करने का दिल नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि वो यहाँ से जाएँ तो मैं इसको मज़ा चखाऊँगा। मैं सोचने लगा कि उसने जिस तरह मेरे जज़्बात का कत्ल किया है, मैं किस तरह से इससे बदला लूँ। तभी मेरे ज़हन में वो घिनौना ख़्याल आया। पहले तो मैंने इस ख़्याल को मुस्तरद करने की कोशिश की, मगर ये ख़्याल मेरे दिमाग में हावी होता जा रहा था और मैं चाह कर भी इस ख़्याल को अपने ज़हन से नहीं निकाल पा रहा था और इसे फिर मर्दों के आगे पेश करना शुरू कर दिया था। मैंने सोचा नहीं था कि उसका ये नतीजा भी निकल सकता है। और अब जब डॉक्टर ने मुझे ये बात बताई तो मैं हक्का-बक्का रह गया था। समझ नहीं आ रहा था कि इस बात पर मैं कैसे रद्द-ए-अमल का इज़हार करूँ और फिर इसे लेकर मैं अपने घर आ गया था। मैं गुमसुम सा होकर रह गया था। बार-बार मेरे दिल में अजीब-सा एहसास जाग रहा था और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि वो मेरी बीवी थी। मगर ये बच्चा किसका था? वो बच्चा जो मेरे घर में पैदा होने वाला था, जिसके नाम के साथ मेरा ही नाम लगने वाला था, मगर मैं नहीं जानता था कि इसका बाप कौन था। और मेरी बीवी तो इस सब से बेखबर थी। वो इस बच्चे को मेरा ही बच्चा समझ रही थी और इस बात पर बहुत खुश थी। तभी दादो भी यहाँ पर आ गईं और जब इन्हें ये बात पता चली तो वो भी बहुत खुश हुई थी। वो इसे अपने साथ गांव में ले गई थी। उनका कहना था कि इस हालत में मेरी बीवी का अकेले रहना मुनासिब नहीं था। यूं भी इन्हें सारा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और वो इसे अपने साथ घर लेकर चली गई थी। मैं जब अकेला बैठा तो ये सोचने लगा कि मैंने खुद के साथ कितना जुल्म किया था, कितनी ज़्यादती की थी। अपना हंसता बसता घर मैं खुद अपने हाथों से ख़राब करने पर तुला हुआ था। अपना दिल मैंने खुद वीरान कर दिया था। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मेरे सीने में घुटन हो रही हो और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। मुझे जब वो मंजर याद आता जब मैं लोगों को खुद घर में लेकर आता था और मेरे सामने वो मेरी बीवी के साथ ये सब कुछ करते थे, ये सोचकर मेरी तबीयत अजीब सी होने लगती थी। खुद पर शदीद ताव आने लगता था। मैं किस कदर घटिया शख्स था। मैं इस कदर बेगैरत कैसे हो सकता हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता था कि इस दिन जो कुछ भी हुआ था, सारा ने गलतफहमी की बुनियाद पर किया था, क्योंकि इस दिन मैंने खुद एक शख्स को इस दीवार से फलांग कर बाहर जाते हुए देखा था। ऐसे में जब मैं सारा के पास गया तो उसने समझा कि शायद मैं वो शख्स हूँ जिसने इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। इसमें वो कसूरवार नहीं थी, वो अनजान थी, मगर मैं जानते बूझते ये गुनाह कर गया था। अपनी ही इज्जत को नीलाम करता रहा, ऐसे लोगों के सामने पेश करता रहा। न जाने मेरा रब मुझे माफ़ करेगा भी या नहीं, और अगर सब लोगों को मेरे इस काम के बारे में पता चला तो न जाने क्या होगा। अब मैं खुद में सारा के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जब काफ़ी टाइम गुजर गया तो दादी मुझे गुस्से से कहने लगी कि तुम्हें शायद अपनी बीवी और अपने होने वाले बच्चे की परवाह नहीं है, जो तुम एक बार भी इसे देखने के लिए नहीं आए। और फिर दादी की लानत मलामत से तंग आकर बिलाखर मैं वहां पर गया था। सारा हकीकत से बेखबर थी, इसलिए वो बहुत खुश थी और अपने बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा पुरजोश थी, जबकि मैं घुट घुट कर जी रहा था। एक एक लम्हा मैं गिन गिन कर गुजार रहा था। और फिर खुदा ने मुझे एक बेटी अता की थी। इसे अपनी गोद में उठाकर मैं कितनी देर तक पलकें झपकाए बिना देखता रहा था। वो बहुत ही मासूम थी, बहुत ही प्यारी थी। उसकी शक्ल अपनी माँ से बहुत ज्यादा मिलती थी। उसे देखकर मैं ठिठक कर रह गया था और ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर मेरी बेटी का नसीब भी मेरी बीवी जैसा होगा तो, अगर उसे भी मेरे ही जैसा शौहर मिला तो, ये सोचकर ही मैं कांप कर रह गया था। इस वक्त अपनी बेटी को दादी के हवाले करके मैं मस्जिद में चला गया था। मैं शायद पहली बार मस्जिद में आया था। फिर मैं सजदे में गिरकर फूट फूट कर रो पड़ा था। मैं अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था कि जो कुछ मैंने सारा के साथ किया वो कभी भी मेरी बेटी के साथ ना हो। अब मैंने वो तमाम बुरे काम छोड़ दिए थे और अब खलूस नीयत से सारा के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए दिल से रजामंद हो गया था। तभी मैंने इसका इलाज करवाने की भी कोशिशें शुरू कर दी थी और एक डॉक्टर ने मुझे उम्मीद दिलाई थी कि इसकी नज़र वापस आ सकती है। एक दिन उसने फिर सारा का ऑपरेशन किया, जिससे उसकी आंखें वापस आ गई थी। मेरे अच्छे रवैये से वो ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आई थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, मेरी बहुत इज्जत करती थी। वो इस बात से बेखबर थी
کہ جو کچھ میں اس کے ساتھ کر چکا ہوں، اور میں یہ سوچ کر شرمندہ ہوتا رہتا تھا کہ اگر وہ اسے سب کچھ پتہ چلے گا تو نہ جانے اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ میں نے 5 وقتی نماز شروع کر دی ہے اور رو رو کر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ جب بھی میں اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ لمحے یاد آ جاتے ہیں اور میں ایک بار پھر خوف سے کانپ جاتا ہوں۔ میری بیٹی کی شکل میرے ساتھ بالکل بھی نہیں ملتی، وہ بالکل اپنی ماں جیسی ہے، اور اسے دیکھ کر میں سوچ میں گم ہو جاتا تھا کہ وہ بچی جسے سب میری اولاد کہتے ہیں، نہ جانے وہ میری اولاد تھی بھی یا نہیں۔ مجھے اس بچی سے بہت محبت تھی، بہت ہی زیادہ پیار تھا، مگر اس کے نصیبوں سے مجھے ڈر لگتا تھا۔ اگر وہ میری ہی اولاد تھی تو مجھے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال اس کے سامنے پیش آ جائیں اور میرے برے کرموں کی سزا اسے بھگتنی پڑے۔ مگر میں خدا کی رحمت سے مایوس نہیں تھا، نا امید بھی نہیں تھا۔ تبھی تو مجھے یقین تھا کہ میرا رب مجھے ضرور معاف کر دے گا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں سن لی تھیں اور مجھے معاف کر دیا تھا۔ جوں جوں میری بیٹی بڑی ہوتی جا رہی تھی، اس کے طور اتوار، اس کی عادتیں بالکل میرے جیسی تھیں، یہاں تک کہ اب وہ دیکھنے میں بھی میرے جیسی لگنے لگی تھی، کیونکہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، اور جب وہ چھوٹی تھی تو بالکل اپنی ماں جیسی لگتی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی سب یہی کہتے جا رہے تھے کہ یہ تو بالکل اپنے باپ پر گئی ہے۔ ایک طرف سے یہ سن کر میرے دل کو اطمینان ہوتا تھا کہ ہاں، یہ بچی میری ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی آزمائش سے بچایا ہے، تو دوسری طرف مجھے اس کے نصیبوں سے ڈر لگتا تھا۔ مگر میری بیوی نیک تھی، اس نے اپنی بچی کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ اکثر دادی کو کہتے سنتا تھا کہ دادی میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، مجھ سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تو دادی کہتی تھی، بیٹا، جس گناہ پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے تم بھی اسے پوشیدہ رکھا کرو، اس کو سب کے سامنے ظاہر مت کرو، یہاں تک کہ مجھے بھی مت بتاؤ، بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔